आरएलपी जो पार्टी है वो खींवसर को तालिबान की तरह चलाती है। दबाने का इनका तरीका था लोगों को, और ये आपको बहुत जगह ये पैटर्न है जो आप कहीं भी पूछोगे, जो आपसे शायद कैमरा के सामने अभी भी लोग बोले ना बोले, लेकिन आपको ऑफ द कैमरा आपको बताने को तैयार हो जाएंगे लोग किस तरीके की। बहुत कहने का मतलब गुंडे हैं, ये तो सभी को पता है। पिछले समय में ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आपको 4-4 बजे तक घूमना पड़ रहा है, लोगों के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, फ़ोन कर करके माफिया मांगनी पड़ रही है। पकड़ रहे हैं पैर, 4-4 बजे तक घूमते हैं सुबह। सबको 376 धारा जो है वो जनरली सब समझते हैं, एक 377 धारा होती है, इनके ऊपर वो भी केस लगे हुए हैं। आप पता कीजिएगा वो क्या केस थे। वो खुद जाट समाज से आते हैं, कभी वो आपके खिलाफ बोलते हैं, कभी दिव्या मदेरणा के खिलाफ बोलते हैं, कभी गोविंद डोटासरा के खिलाफ बोलते हैं। आपने कभी विश्लेषण किया कि ये अपने ही समाज के खिलाफ क्यों बोलते हैं? वो दिव्या मदेरणा उनके लिए कह रही थी कि वो 4-4 बजे तक पैर पकड़ रहे हैं, वो फिर ये तो उल्टा बयान देते हैं कि दिव्या मदेरणा तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, और इनके पिताजी महिपाल मदेरणा की सीडी आई थी, युवा देखते हैं 40-40, 50-50 मिनट मजे लेते हैं। अगर बड़े नेता को अगर किसी दूसरे नेता की काट करनी है और वो डायरेक्ट नहीं कर सकते तो वो इनको मोहरे की तरह से इस्तेमाल करते हैं। सिंपल भाषा में दलाली कहेंगे। अच्छा, ये दलाली कर रेवत डांगा जी को भी उन्होंने बहुत दबाने का प्रयास किया था। आरएलपी लोकतंत्र की बात नहीं करती, डरा कर धमका कर वोट लिए जाते हैं और डरा कर धमका कर राज किए जाते हैं, यही बोल रहे हैं। ज्योति जी का बड़ा बयान है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम बदलकर घरा घरा पार्टी कर दो, मतलब घर की पार्टी होगी, परिवार की पार्टी होगी। जी, मोहरा बन के काम किया। आप देखेंगे इनका जितना पुराना पास देखेंगे, एक गठबंधन करते हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई आदमी कहता है कि मैंने लड़ी, मैंने लड़ना सिखाया, मैं लड़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा खुद एक छोटा सा हिस्सा बन के आते हैं गठबंधन में। पिछले समय में ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आपको 4-4 बजे तक घूमना पड़ रहा है, लोगों के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, फ़ोन कर करके माफिया मांगनी पड़ रही है। पकड़ रहे हैं पैर, 4-4 बजे तक घूमते हैं सुबह। इनका 2018 के बाद लगभग 10 लाख का बिल बाकी है जिस घर में अभी रहते हैं। कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं टाइप पे ज़्यादा है। अच्छा, आपके भी ठगाए इन लोगों। नमस्कार, आप सभी का भारत रफ्तार में बहुत बहुत स्वागत है। हम उपचुनाव की कवरेज कर रहे हैं। राजस्थान में 7 सीटों का उपचुनाव है, लिहाजा हम नब्ज टटोलने ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने अलग अलग जगह जाकर आपको दिखाया, लेकिन राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में शुमार खींवसर में हम मौजूद हैं, और खींवसर की जो नेता हैं ज्योति मिर्धा हमारे साथ है। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नेता तो आप ही हैं खींवसर के। नहीं है, मैं यहाँ जिस भी गांव में गया तो आपकी चर्चा जरूर होती है। रेवत राम जी हैं, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन आपकी चर्चा जरूर साथ में होती कि हमारी नेता तो ज्योति मिर्धा है। वो अलग बात है कि पहले मुझे बताओ ज्योति जी, आपने किसी पंडित को अपना जन्मपत्र दिखाया? नहीं, मेरा कम विश्वास है सब पता नहीं आपके मतलब स्टार क्या एकदम से मजबूत होते होते फिर कमजोर हो जाते हैं? मेरा ख्याल समय की ज़रूरत होती है, समय अपने हिसाब से चीज़ों को चढ़ाता और उतारता है। मैं ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि पत्री वगैरह से ज़्यादा मेरा स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास है। तो जो मेरा ये मानना है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और मैं उसी स्पिरिट में लेकर के चीज़ों को काम करता हूँ। पंडित तो आए होंगे यहाँ, बहुत क्षेत्र में बहुत पंडित है आपके, आते रहते हैं सब, उनको राजी करने के लिए राम राम भी हम कर लेते हैं, पर मेरा ज़्यादा विश्वास है नहीं इन सब चीज़ों में। आप कर्म में विश्वास रखती हैं? एग्जैक्टली। आप कर्म तो कर रही थी, लेकिन अब आपकी कर्म भूमि में डांगा जी कितने मजबूत हैं आज की स्थिति में? जो 2023 में बाई इलेक्शन लड़ा था जी, उससे और आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ रखा है। आप समझेंगे कि 2023 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पर एक बहुत भयंकर नैरेटिव कांग्रेस ने सेट कर दिया था कि शायद हमारी सरकार रिपीट हो सकती है। बीजेपी के लिए लोगों की भावना थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस जाएगी और बीजेपी की सरकार आएगी। तो लोगों का मत जो था वो डिवाइडेड था, और इन दोनों के बीच में एक तीसरा फोर्स था जो अपना वर्चस्व बनाने में लगा हुआ था, जो अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ था कि मैं एक तीसरा मोर्चा हूँ और फैसला मैं करूँगा कि सरकार किसकी बनेगी। तो वो हर जगह पे उन्होंने ये नैरेटिव सेट कर दिया था कि चाहे बीजेपी की सरकार बने अल्टीमेटली या कांग्रेस की बने, सरकार का फैसला मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास में इतनी संख्या में एमएलए आएंगे। लोगों ने भी सोच लिया कि शायद पहले 3 आए थे, अब की बार 70-80 कैंडिडेट इन्होंने खड़े करे हैं, तो हो सकता है कि तीसरे मोर्चे के ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएं। तो उस टाइम पे एक असमंजस की स्थिति अपन कह सकते हैं कि क्लियर नहीं थी। और दूसरा क्या, रेवत डांगा जी उस टाइम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे,
वो जब पार्टी उन्होंने ज्वाइन भी करी थी आरएलपी छोड़ करके, तब भी कोई ये चर्चा का विषय नहीं था कि इनको टिकट के लिए लेकर आया गया। उनको ज्वाइनिंग कराई गई थी, उसके बाद सर्वेस कराए गए थे और सर्वेस में वो मजबूत आए थे, उनको टिकट दिया गया था। बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। उस टाइम सारे नेता अपने अपने चुनाव में बिजी थे, लेकिन फिर भी केवल मात्र 2000 वोटों से पीछे रह गए थे। तो अब अगर अपन देखते हैं, मैं हमेशा बोलती आई हूँ मेरे भाषणों में भी कि गणित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तीसरा फ्रंट जो था वो 3 की जगह 1 सीट पे सिमट करके रह गया था। आज सरकार बनी हुई है किसी के माइंड में, और हमेशा अपन मानते हैं कि कुछ एक फ्लोटिंग वोट होता है जिसका राज किसका है उसका थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। फिर उस टाइम जिन लोगों ने चुनाव लड़े थे उन्होंने या तो पार्टी ज्वाइन करी है कई लोगों ने, या उन्होंने समर्थन दिया है रेवत डांगा जी को। तो आप खुद ही देखिए कि मोटा मोटी जो फोर्सेस हैं, अपन जिसको कहते हैं कि भाई स्टार्स अलाइन हो रहे हैं रेवत डांगा जी की जीत के लिए, और जनता की भावना ये थी कि उनको टिकट मिले। तो आप विश्वास है कि 23 तारीख को डांगा जी का डंका बजे? जनता के मन में ये है कि इस बार डांगा जी को जिताना है, और जनता जब ये फैसला कर देती है, वो एक हवा होती है, उसको आप उसको चेंज करना चाहें तो वो चेंज नहीं होती, और चुनाव के 5-7 दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं होती। जी। अच्छी चीज़ ये करी थी उन्होंने कि हम सभी जो नेता थे, एक उनकी सहमति थी रेवत डांगा जी को टिकट मिलने में। तो आपके लिए आपको बोला था पार्टी ने चुनाव में? हाँ, मुझे बोला गया था लड़ने के लिए, पर मेरा ये मानना है कि इस चुनाव के लिए रेवत डांगा जी ज़्यादा उपयुक्त उम्मीदवार थे। मैंने ये पार्टी बोल दिया जी। अच्छा, आपने सभी बड़े नेताओं को मैंने बहुत पहले कम्युनिकेट कर दी थी ये चीज़ कि हम चुनाव लड़वाएंगे। लड़ने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार जो हैं वो रेवत डांगा जी, क्योंकि जनता की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है, और पब्लिक की पल्स आपको पहचाननी चाहिए राजनीति में। ज्योति जी, आपका जो बयान था तालिबान वाला, कल सतीश पूनिया जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश कह दिया खिमसर को, क्या कारण है इस तरह के? नहीं, मेरे बयान को भी मिसकोट करा गया था। मैंने जब बयान दिया था तो मैंने एक संज्ञा दी थी, ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान कोई जगह का नाम नहीं है। तो आप खिमसर को तालिबान नहीं कह सकते। आप भी समझते हैं इस बात को कि भाई अगर मैं खिमसर के लिए कुछ कहती तो मैं कहती कि शायद ये अफगानिस्तान है, पर मैंने ये नहीं बोला। क्यों? तालिबान क्योंकि अफगानिस्तान में जन्मा था, तो इसीलिए मैं अगर बोलती, अगर मेरा संदर्भ वो होता। मेरा कहने का कारण ये था कि आरएलपी जो पार्टी है वो खिमसर को तालिबान की तरह चलाती है। कैसे तालिबान, थोड़ा बताइए। तालिबान में डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं होती है, और एक तरीके से डर से राज करते हैं, और लोगों को सप्रेस करके राज किया जाता है। मतलब लोकतंत्र की बात नहीं होती है वहाँ पे। उस संज्ञा में मैंने आरएलपी के अंदर ये चीज़ बोली। कहने का मतलब है कि आरएलपी लोकतंत्र की बात नहीं करती, डरा कर धमका कर वोट लिए जाते हैं और डरा कर धमका कर राज किया जाता है, यही बोल रहे हैं? नाम में लोकतांत्रिक है, बाकी कुछ भी लोकतांत्रिक नहीं है उस पार्टी के बारे में, ये सबको मालूम है। क्योंकि उनकी फुल फॉर्म ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसलिए आप कह रहे हो कि लोकतांत्रिक नाम के लिए अलोकतांत्रिक पार्टी। अब तो नाम बदल देना चाहिए मेरा ख्याल। अब तो घराघरू पार्टी हो गई है, सिमट करके एक कमरे में आकर के बैठ गई है पार्टी। राष्ट्रीय नाम बड़ा हो गया, रीथिंक करना चाहिए। जी का बड़ा बयान है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम बदलकर घरा पार्टी कर दो, मतलब घर की पार्टी होगी, परिवार की पार्टी होगी। जी। आपको क्या लगता है कि उनको अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाहिए था? ये उनका आंतरिक फैसला है, लेकिन जो उनके क्लेम्स थे, जो उन्होंने आज तक क्लेम करे हैं, कभी वो कहते हैं कि सामने कांग्रेस है या बीजेपी है, ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। तो अब उनके ऊपर जब ये दोबारा ये आरोप लगने लगे कि भाई जब आप दूसरों को बोला करते थे कि आपकी 2 पुश्तें 3 पुश्तें, अब वो खुद खड़े होकर बोलते हैं कि मेरे पिताजी 2 बार एमएलए रहे, मैं एमएलए रहा, एमपी रहा, मेरा भाई एमएलए रहा, और अब उन्होंने जब टिकट देने की बारी आई और उन्होंने अपने भाषण में खुद ये कहा था कि इस बार हो सकता है कि भाइयों हमें जहर का घूंट पीना पड़े। हाँ, बोला तो सबको उस टाइम पर यहीं पर लगभग 45 सरपंच खिमसर के इकट्ठे हुए थे रेवत डांगा जी के समर्थन में, और हमारी यहाँ पे एक मीटिंग इनफॉर्मल चल रही थी, और उधर वो बयान आ रहा था। तो हमें थोड़ा सा अचंभा हो रहा था सुन करके कि इस बार कह रहे हैं कि जहर का घूंट पीना पड़ेगा, तो मतलब क्या होने वाला है। तो अल्टीमेटली हमने सोचा कि भाई हो सकता है ये किसी कार्यकर्ता को देने की बात कर रहे हो कि भाई मैं परिवार से हटकर अपने भाई का टिकट काट करके मैं कार्यकर्ता को देना चाह रहा हूँ। लेकिन वो दूर अपना जिसको कहते हैं दायरा बढ़ाने की बजाय उन्होंने अपना दायरा और सीमित करके और एक मैसेज ये देने की कोशिश करी, भाई आप अगर अपनी वाइफ को चुनाव लड़ा रहे हैं, भाई को तो फिर भी मैं कहती हूँ 1 आर्म डिस्टेंस है, अगर आप अपनी वाइफ को चुनाव लड़ा रहे हैं तो वो डायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूँ समझ लो भाई मैं उनसे क्लोजेस्ट और कुछ नहीं हो सकता कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये उनकी शायद कमज़ोरी का
सबसे ज़्यादा जीता जागता सामने दिखता हुआ उदाहरण है। मेरे को लग रहा था कि जब वो बयान दे रहे थे, मैंने भी एनालिसिस करने की कोशिश की थी, तो मेरे को लग रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, इसलिए गैर का गुट बोल रहे हैं कि डोटासरा जी को गाली दे दे के पानी पी के गाली रखते हैं, फिर वो मैंने कहा दोस्ती मिला ली, हाथ मिला लिया होगा। नहीं, वो संपर्क में थे बीजेपी के नेताओं के साथ में, लास्ट तक वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बीजेपी में उनको एंट्री मिल जाए। अपने नेताओं ने यहाँ पर बीजेपी में कोई एंट्री दी नहीं उनको, क्योंकि जिस तरीके का माहौल उन्होंने खड़ा कर रखा था, जिस तरीके की भाषा का उन्होंने उपयोग कर रखा था हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लिए और राजस्थान की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए और मंत्रियों के लिए समय समय पे, जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने उनको एंटरटेन नहीं किया, पर इन्होंने लास्ट तक प्रयास किया था, इसकी मुझे सूचना भी है। वो मेरे को बात बड़ा आश्चर्यचकित है कि वो खुद जाट समाज से आते हैं, कभी वो आपके खिलाफ बोलते हैं, कभी दिव्या मदेरणा के खिलाफ बोलते हैं, कभी गोविंद डोटासरा के खिलाफ बोलते हैं। आपने कभी विश्लेषण किया कि ये अपने ही समाज के खिलाफ क्यों बोलते हैं, जबकि वो खुद जाट लैंड में और जाट हैं खुद कास्ट से, उसके बाद भी ये जाटों के खिलाफ जहर उगलने का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, उनकी जो पॉलिटिक्स है आपको समझना पड़ेगा, अगर आप एनालाइज करेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स पिछले कुछ समय से इस तरीके की रही है कि वो मोहरा बन के काम करते हैं। अशोक गहलोत जी के मोहरे थे, उनको लगता है कि अगर कोई पर्टिकुलरली समाज के अंदर कोई आगे बढ़ रहा है, जाट समाज में विशेष तौर से, तो उनको किसी जाट से ही कटवाओ। तो उन्होंने, चाहे मेरी बात हो, चाहे दिव्या जी की बात हो, चाहे डोटासरा जी की बात हो, चाहे हरीश चौधरी की बात हो, तो और दूसरी जगह इन्होंने बयान दे भी रखे हैं इस तरीके के, इनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी वायरल हुई थी बीच में, जो आप कभी ढूंढवाएंगे तो मिल भी जाएंगी, जहाँ ये राजपूत समाज के कुछ नेताओं को कह रहे हैं कि भाई अगर मैं नुकसान कर रहा हूँ तो मैं मेरे समाज का कर रहा हूँ, आपका क्या लेकर के जा रहा हूँ, तो आप मेरे समर्थन में आओ इस बार। तो इस तरीके के इनके बयान जो है वो कई बार वायरल हो चुके हैं और ये मोहरा बन के काम किया। आप देखेंगे इनके जितना पुराना पास देखेंगे, एक गठबंधन करते हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई आदमी कहता है कि मैंने लड़ी, मैंने लड़ना सिखाया, मैं लड़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा खुद एक छोटा सा हिस्सा बन के आते हैं गठबंधन का और सामने वाले के सामने लड़ने का प्रयास करते हैं। कहीं पे कैंडिडेट खड़ा करके मदद करी, कहीं पे कैंडिडेट बिठा करके मदद करी, कहीं कुछ किया, और वो क्या लेन देन होता है उसके अंदर, वो बातें भी समय समय पे उजागर हुई हैं। अब की बात, टिकट देते हैं मायावती स्टाइल में, ये तो जग जाहिर सी बात है सर। और इस बार ये आप देखिए कि भाव इतने डाउन है कि जो तीसरा मोर्चा होने का दावा करते थे, आज 7 जगह विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, इनका एक ही कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इससे सिर्फ ये पता चलता है कि फ्री में भी इनका टिकट लेने के लिए कोई नहीं आया था। दाम लेकर के देना तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन अब भाव क्योंकि डाउन है, जमीन सरकती नजर आ रही है, कमजोर स्थिति में है, तो बाकी 6 जगह कैंडिडेट भी नहीं उतार पाए। समय का अभाव नहीं था, प्लानिंग कर सकते थे। इनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है जहां इन्होंने पहले बाई इलेक्शन लड़ा है और इनके कैंडिडेट को ठीक ठाक वोट भी आ रखे हैं, पर वहां क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि वो परिस्थितियां अलग थी, परिस्थितियां अलग है। अगर कोई भी आदमी थोड़ा सा अपने विवेक से अगर इसका विश्लेषण करेगा तो बातें सामने आ जाती हैं। वो दिव्या मदेरणा उनके लिए कह रही थी कि वो 4-4 बजे तक पैर पकड़ रहे हैं, वो फिर ऐसे उल्टा बयान देते हैं कि दिव्या मदेरणा तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, और इनके पिताजी महिपाल मदेरणा की सीडी आई थी, युवा देखते हैं 40-40, 50-50 मिनट मजे लेते हैं, इस तरह का बात। देखिए, पहली चीज़ मेरा ये मानना है कि अगर पिता की कोई गलती हुई भी थी तो उन्होंने उसकी सज़ा भुगती है, और उनकी सज़ा का जिम्मेवार बेटी को बताना अपने आप में, ये मैं समझती हूँ कि ये गलत है। दूसरा, दिव्या का जो भाषण आया था वो हो सकता है कि उस संदर्भ में हो, क्योंकि हनुमान जी ने खुद ही पहले बहुत बार ये दम भर रखा है जनता में कि मैं तो हेलीकॉप्टर से उड़ता हूँ, पूरे राज्य में प्रचार करता हूँ, 3 मीटिंग करके खिमसर में जाता हूँ और जनता मुझे जिता देती है। तो क्या ऐसा बदलाव आया है पिछले समय में? ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आपको 4-4 बजे तक घूमना पड़ रहा है, लोगों के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, फ़ोन कर करके माफिया मांगनी पड़ रही है। पकड़ रहे हैं पैर, 4-4 बजे तक घूमते हैं सुबह, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनसे खुद भी पूछ लेंगे तो रात रात भर घूमते हैं। ये बदलाव कैसा आया? क्योंकि एक्सपोज हो गए। अच्छा। और दूसरी एक कहीं पे ये भी माना जा सकता है कि खीमसर में पहले एक समस्या आती थी कि और कोई नेता था ही नहीं। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, ये अंदर खाने कांग्रेस के साथ घालमेल कर लेते थे और अपने काम कराते थे, तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं पनप पाया। बीजेपी की जब सरकार थी
तब वसुंधरा जी को गालियां बकते थे और वसुंधरा जी के खिलाफ का जो एक गुट रहा होगा पार्टी के अंदर वो इनको सपोर्ट कर दिया करता था, तो इनके काम नहीं रुका करते थे। तो इन्होंने न बीजेपी में कोई नेता पनपने दिया, न कांग्रेस में कोई नेता पनपने दिया, और एक मतलब वर्चस्व सा बना रखा था खिमसर में अपना। इसीलिए मैंने उनको संज्ञा दी थी कि आरएलपी नहीं है, तालिबान है। और आज स्थिति यह है कि आप जाएंगे तो पंचायतवार आपके देखेंगे, पंचायत समिति वार, अगर एमएलए के कैंडिडेट के हिसाब से देख लें तो सबके पास में ऑप्शन। आपको लगता है कि ये जो बयान देते हैं वो इसलिए बयान देते हैं, नहीं तो खैर ब्लैकमेल हो जाए, जिसकी सरकार है, मान लो अशोक गहलोत के खिलाफ बयान दे दिया, ज़्यादा बयान देने लगे तो अशोक गहलोत ब्लैकमेल हो गए, तो ऐसा लगता है कि आपको इन्होंने मुख्यमंत्री कई बार ब्लैकमेल हो जाते हैं और कई बार मैंने कहा है जैसे ये मोहरा बन जाते हैं। अगर बड़े नेता को अगर किसी दूसरे नेता की काट करनी और वो डायरेक्ट नहीं कर सकते तो वो इनको मोहरे की तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या कहेंगे मोहरे के अंदर, मतलब ये सिंपल भाषा में दलाली कहेंगे। अच्छा, ये दलाली करते हैं बेसिकली जी। तो हनुमान बेनीवाल दलाली करते हैं। सर एक बार मैम एक बार बताइए, ये सिंपैथी फैक्टर कहते हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो ये कह रहे हैं, एक दो बयान हम देखे उनके, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं इस बार मुझे जिता दो और नहीं तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, और मैं सांसद रहूँगा तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊँगा। देखिए, जनता में उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है, एक इमेज बिल्डिंग करी है, मैं कहूँगी कि मैं फ़ोन करता हूँ तो तुम्हारी मोटरसाइकिलें छुड़वा देता हूँ, मैं तुम्हारे छोटे बड़े काम करता हूँ, मैंने लोगों को लड़ना सिखाया। जबकि अगर आप देखेंगे कि एक्चुअल फ़ायदा उसका जनता को नहीं हुआ है। आप थोड़ा गहराई में जाएं तो आप देखिए कि अशोक गहलोत से हनुमान बेनीवाल की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, ये सबको मालूम है। आपके रेवत राम जी डांगा जो हैं वो प्रधान मुंडवा, उनकी वाइफ प्रधान है, पंचायत समिति उन्हीं की थी, आरएलपी के टिकट पे जीते हुए प्रधान थे वो। लेकिन मुंडवा पंचायत समिति के वो चाहते तो सारे सरपंचों का पेमेंट रिलीज करवा सकते थे। तो जब अपना काम करवाना था तो उन्होंने अशोक गहलोत जी से कह हुआ करके अपने सारे काम करवाए, पर्सनल काम कभी कोई नहीं रुकने दिया। लेकिन पूरी पंचायत समिति का जो पेमेंट था वो सरकार बदली, उसके बाद में वो पेमेंट हम लोगों ने जाकर के बीजेपी की सरकार में वो रिलीज करवाया सरपंचों का। आज यही कारण है कि सरपंच जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक उनसे नाराज हैं इसी बात को लेकर के। रेवत डांगा जी को भी उन्होंने बहुत दबाने का प्रयास किया था, तो अपने काम करवाए, ये नहीं करवाया। अभी आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात समझ में सामने आएगी कि कल परसों इनको एक नोटिस सर्व हुआ है। आप देखिए कि अगर कोई जनप्रतिनिधि 2018 से अपना बिजली का बिल ना जमा कराए, अपने जिस घर में आप रह रहे हो, तो जनता की ताकत का ये फायदा करवा रहे हैं, अपने आप को फायदा ले रहे हैं, या ये मतलब जनता को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपके हमारे अगर किसी के साधारण आदमी का अगर 5,000 रुपये का बिल बकाया हो जाता है तो काटने के लिए कनेक्शन लोग आ जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं। इनका 2018 के बाद लगभग 10 लाख का बिल बाकी है जिस घर में अभी रहते हैं। कर रहा था सवाल तो सर मैम ये भी खड़ा, ये उसी चौधर का बेनिफिट उठाते थे और अब इनको नोटिस सर्व हुए हुए, और मुझे लगता है कि अब अगर बिल नहीं जमा कराएंगे तो कनेक्शन भी कटेगा इनका। कटवाओगे आप? मैं क्यों कटवाऊंगी, सरकार कटवाएगी। आप भी बीजेपी की नेता हैं। देखिए, मैं नेता हूँ, मेरा काम चीजें पब्लिक में लेकर के आना है। सरकार अपना काम खुद करती है, एग्जीक्यूट करने वाले दूसरे। मैं लेजिस्लेटिव का हिस्सा होती अगर मैं जीतती। मैं आज भी एज अ कार्यकर्ता पार्टी के साथ में जुड़ी हुई हूँ। चीजें संज्ञान में लेकर आना बड़े नेताओं के, और लेके आए संज्ञान? नहीं, ये चीज तो जग जाहिर थी, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। नहीं, परस्यू करने की बात ही नहीं है, वो तो दिखती है। आप खुद उसके अंदर क्या नंबर डालिए और उनका आ जाएगा कि कितना बकाया है। उनको भी सर हुआ है, नारायण बेनीवाल जी को भी सर हुआ है, उनका भी 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल बाकी है। तो ये उस ताकत को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आपको समझ में आएगा इन चीजों से। 2018 से बिजली का बिल ही ना भरो, आपका मतलब जंगल राज चल रहा है। जंगल राज चल रहा है, बिल्कुल। आपका ये सीधा आरोप है कि इन्होंने खिमसर में जंगल राज कर रखा है, आम जनता परेशान है, विकास नहीं हो रहा, ये कहना चाहते हैं। और नैरेटिव ये दे रखा है कि मैं आप लोगों की मदद करता हूं, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ता हूं। नैरेटिव ये सेट कर रखा है, लेकिन लोगों को अब समझ में आने लग गया। पहले ले जाएंगे, खुद ही उसको अंदर करवाएंगे, अंदर करवा करके पट्टे उड़वाएंगे, उसके बाद में फ़ोन करके कहेंगे कि नहीं मैंने फ़ोन कर दिया, उसके बाद में देखो तुम्हारे को मारा नहीं ना, अब मैं छुड़वा देता हूँ। तो ये दबाने का इनका तरीका था लोगों को। और ये आपको बहुत जगह ये पैटर्न है जो आप कहीं भी पूछोगे, जो आपसे शायद कैमरा के सामने अभी भी लोग बोले ना बोले, लेकिन आपको ऑफ द कैमरा आपको बताने को तैयार हो जाएंगे लोग किस तरीके की। बहुत कहने का मतलब गुंडे हैं, ये तो सभी को पता है कि गुंडा राज चलता था, दूसरों पे आरोप लगाते थे, और केसेस किस तरीके के इन पे हो रखे हैं।
मतलब इन पे कहने की बात है, सबको 376 धारा जो है वो जनरली सब समझते हैं, एक 377 धारा होती है इनके ऊपर, वो भी केस लगे हुए हैं। आप पता कीजिएगा वो क्या केस थे, पुरानी बातें हैं। और कई बार इन्होंने केस रफा दफा कराने की कोशिश करी। 302 का इन पे मुकदमा चला था। इनके भाई शायद इनकी जगह पर जेल गए थे उस टाइम पर, उन्होंने आरोप अपने सर ले लिया था। उनका देहांत भी जेल में ही हुआ था। अच्छा। इनके एक दूसरे भाई थे जो भी जेल में गए थे, उनके परिवार को भी इन्होंने छटका दिया, जिन्होंने इनके रास्ते आगे बढ़ने का, राजनीतिक इनका फ्यूचर दिख रहा था, शायद उन्होंने अपने ऊपर आरोप ले लिया था। लेकिन उन परिवारों को ये पीछे छोड़ करके आगे निकल गए। तो अपने परिवार के ही सगे नहीं हुए, तो आप खुद सोच करके देखिए कि जनता के लिए क्या करेंगे। सुनी थी, आई एम नॉट श्योर, पीपल आर सेइंग दैट कि एमएल लाठर जब यहाँ पे डीजीपी थे, राज था, तो लाठर साहब ने इनकी बड़ी मदद की पुलिसिया सिस्टम में यहाँ पर करी थी उस टाइम पे। लाठर साहब का उस टाइम पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, और जिस दिन लाठर साहब सीट पर से उतरे उसके बाद में हनुमान बेनीवाल जी ने उनके फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए। अब लाठर साहब सबको फ़ोन करके कहते हैं कि भाई मौका आए तब इनको चूकना नहीं है, इन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया है। तो ये धोखेबाज है बेसिकली, आपका कहना है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं टाइप का ज़्यादा है। अच्छा आप कह रहे ठगाई इन लोगों को? जी। ये बताइए, यहाँ खींवसर के अंदर और नागौर के अंदर मैंने देखा, आई एम नॉट श्योर, कि नशे का बड़ा प्रॉब्लम है, यूथ में नशा बढ़ रहा है, तो क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? आपने एक पुराना भाषण है, वो ढूंढ करके मैं आपको भिजवाने का प्रयास करूंगी, शायद कुचेरा में ही दिया था उन्होंने एक भाषण, हनुमान बेनीवाल जी का, कि मैं भाई मेरे को मेरे साथ चलने वाले बोलते हैं कि नेताजी आप ये नशे के बारे में और डोडा पोस्ट के बारे में और तस्करी के बारे में ज़्यादा मत बोला करो, क्योंकि इससे हमारे नुकसान होता है। कि क्यों? कि भाई आधे तो हम आपके साथ ही चल रहे हैं। ये इनका खुद का बयान था, और शायद वो भाषण भी जहाँ तक मुझे याद है कुचेरा का ही था। कहीं निकलवा करके मैं आपको भिजवाऊंगी उसको ज़रूर। तो ये करवाते हैं नशों का कारोबार? तो इन्होंने एक बच्चों को, जो हमारे नए युवा साथी थे, उन लोगों को एक गलत दिशा दिखाने का काम किया था। ये हमेशा बोलते हैं कि मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, समाज के लिए मैंने ये किया, समाज के लिए मैंने वो किया, लेकिन अगर आप इनसे कॉन्क्रीट कुछ पूछोगे तो ये आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। इन्होंने मतलब इनके पिताजी एमएलए रहे, जब ये रहे सांसद रहे, तो इन्होंने क्या काम करवाया उसका बारे में इनसे पूछा जाए। ये बड़े दिग्गज नेताओं पे, समाज के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। तो हम तो मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि हमारे बड़े जो पूर्वज थे उन्होंने भाई किसानों की लड़ाई लड़ी थी। अगर आज भी आप जाकर के नागौर में पूछेंगे या पूरे राजस्थान में, मारवाड़ में पूछेंगे, तो बताएंगे कि भाई परिवार ने क्या किया था, कि अगर किसान को खातेदारी का अधिकार दिलवाया था तो किन लोगों ने दिलवाया था। और उसके बाद अगर उनको लगा था कि भाई ये शायद समाजों में आपस में खाइयाँ हो रही है, तो उस टाइम पर नाथूराम जी मिर्दा ने कल्याण सिंह जी कालवी के साथ में एक जोड़ी बना करके बाड़मेर से लेकर के और पूरे मारवाड़ वाले हिस्से में जाट राजपूत तालमेल बिठाने का एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था। और ये सब चीज़ें जनता के सामने है। अगर इतिहास हनुमान बेनीवाल जी ने नहीं पढ़ा तो ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन उन बच्चों को बरगलाने का प्रयास ना करें। अगर वो बच्चे जाकर के अपने परिवार में ही अपने दादा दादियों से और बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो उस टाइम की जो स्थिति थी ग्राउंड की वो उनको बता देंगे। इतिहास तो पढ़ा नहीं है, ज़्यादातर बच्चे अपने नहीं पढ़ते। तो इतना आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल जाट और राजपूत और समाजों को डिवाइड करके राजनीति करते हैं, हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में एक मैसेज दिया है कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। आप देखिए इनका ये मौका परस्त है। जब ये एक स्टैंड लेते हैं, उनको लगता है कि पॉलिटिकली मुझे नुकसान करता है, तो उसको चेंज कर लेते हैं। फार्म लॉज जब आए थे तो जो हनुमान बेनीवाल जी का, जब ये तब उस वक्त ये एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे, इन्होंने जो पहला स्टेटमेंट दिया था वो फार्म लॉज के पक्ष में दिया था। जी हाँ, उनको ध्यान है मुझे। पहला स्टेटमेंट इनका फेवर में आया था। फिर इनको लगा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एनडीए को छोड़ने की, तो उन्होंने मौका परस्ती दिखा करके और पाला बदल लिया। उसके बाद में इन्होंने कई माइनॉरिटी के किसी उसके लिए बोला था, इन्होंने अशोक गहलोत जी को बोला था कि ये क्या स्टेटमेंट था इनका, कुछ पाकिस्तान को लेकर के या कोई स्टेटमेंट इन्होंने दिया था उनके लिए जी। लेकिन जब ये खुद इनका कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ तो इन्होंने सब दरगाहों के और मस्जिदों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब इनको फिर लगता है कि अगर इस चीज़ से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये अपना वापस से बयान पलट लेते हैं। तो मतलब इतना
पलटू नेता आपने कहीं नहीं देखा होगा जिसका कोई भी बयान है उसका 180 डिग्री ऑपोजिट बयान कभी ना कहीं इन्होंने दिया हुआ है, और सोशल मीडिया से आप निकाल करके देख सकते हैं। लोटे हैं, हो। पलटू कहूंगी मैं। अच्छा, पलट जाते जल्दी, पलट जाते हैं। जो अपना बयान होता है उसी को 180 डिग्री ऑपोजिट बयान दे देते हैं। कल तक जो अच्छा था वो आज बुरा है, जो आज सबसे बढ़िया है वो कल सबसे बुरा हो सकता है। तो आप पहले बढ़िया थे उनके लिए, कभी ऐसा मौका आया ज्योति मिर्धा उनके लिए अच्छी हो? एक ज़माने में हमारा अच्छा तालमेल था परिवारों का। इनके जो पिताजी थे उनको 2 बार एमएलए बनाया था, तो मेरे ग्रैंडफादर के सपोर्ट से ही बने थे वो। मेरे फादर के भी बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब ये यूनिवर्सिटी में थे तो इनका घर आना जाना था और हमारा अच्छा व्यवहार था आपस में। पर किसी पॉइंट पे इनको शायद ये रियलाइज़ हुई चीज़ कि अगर मैं बड़े नेताओं की काट करूँगा, अगर मुझे अपना कद बड़ा बताना है तो मुझे दूसरों की खिलाफत करनी पड़ेगी। इसलिए मदेरणा और आपके मिर्धा परिवार के पीछे पड़े हुए। और मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि यही कह करके हमारे युवाओं को बरगला सकते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर प्रॉमिस हूँ, तुम मेरे साथ में आकर के जुड़ो। इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ता हूँ। तो जो ये नैरेटिव इन्होंने सेट करने की कोशिश करी थी वो तो बिल्कुल ही औंधे मुँह गिर गया। अब भाई रेवत डांगा जी हैं, अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो तो कह रहे हैं डांगा जी तो एजुकेटेड नहीं है, 10वीं पास भी नहीं है, और मेरे पास आता था, पढ़ा लिखा है नहीं, अखबार उल्टा पढ़ लेता है, उसको पता ही नहीं कुछ। और वो तो कुछ भी कह देते हैं। कल उन्होंने एक बहुत ही एक छिछोरा सा बयान और दिया है कि ये तो रेवत डांगा मेरे कार्यकर्ता थे, मेरे कपड़े प्रेस करवा के लेकर आते थे, मेरे जूते पॉलिश करते थे। तो इस तरीके के बयान भी उन्होंने दिए हैं। तो मतलब उनके लेवल को मैच कर पाना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। और मेन प्रॉब्लम उनको अभी ये आ रही है कि रेवत डांगा जी का पब्लिक के साथ में जुड़ाव है, और उनकी उपस्थिति शायद जितना ये दोनों भाई मिलकर के उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं उससे ज़्यादा उपस्थिति है। तो उनको अब कहीं असहज महसूस कर रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और अगर ये जीत गए और वास्तव में काम करा दिए और अगर इनको सभी समाजों के लोगों का सहयोग मिल गया तो हमारी तो डांडियाँ उठ जाएंगी, वो वाली फीलिंग इनको आ रही है। तो उस वजह से ये अनर्गल ऊटपटांग से बयान दे रहे हैं सारे। लास्ट सवाल मेरा ये है कि किंग मेकर ज्योति मिर्धा श्योर है कि रेवत राम डांगा विधानसभा में जाएंगे? मैं करेक्ट करना चाहूँगी आपको, ये किंग मेकर और इस टाइप की जो बातें होती है ये छोटी पार्टियों के लिए हमें मतलब फिर भी कह सकते हैं कि ज़्यादा सूटेड है, लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। बहुत बड़ी क्या मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं ये कहूँगी कि एक ये के रूप में, हाँ, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, और दूसरे लोगों का भी इसके अंदर जो सहयोग है वो सभी का मिल रहा है। कोई अकेली ज्योति मिर्धा कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, नैरेटिव सेट करने में, अच्छे लोगों को ला करके जोड़ने में ये भूमिका आप अदा कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो लोकतंत्र की ताकत है वो वोट की ताकत है, वो जनता की ताकत है। आपके मैं ध्यान आ रहा है कि एक लास्ट सवाल रह गया, एक कोई संजीव चौधरी थी, वो आपके कारण बोल रहे कि छोड़ के चले गए? हाँ, उनका थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो शायद बीजेपी से जनरली नाराज़ थे। मैंने सुना है कल उनकी शायद सीएम साहब से मुलाकात भी हो गई और अब ठंडे भी पड़ गए, लेकिन मेरा उनसे कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ना तो मेरे लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, मेड़ता से हैं। भंवर सिंह जी डांगावास से मेरी मुलाकात जब हुई थी तब मैं 2009 में जब सांसद बन के आई थी, तो उन्होंने खुद ने मुझे जो वीर तेजस्थली जो संस्था उन्होंने बनाई थी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसका खुद ने टूर दिया था मुझे, और बड़ी अच्छी भावना के साथ में मुझे बोले थे कि भाई अब मैं बुज़ुर्ग हो गया, बहुत ज़्यादा मेरे बस की नहीं है, मैं चाहूँगा कि इस संस्था को आप आगे बढ़ाओ। तो उनके पिताजी के उस टाइम के ये थॉट्स थे। मैंने कहा नहीं साहब, अभी तो आप संभालिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी तरफ से जो मदद होगी करेंगे। मैंने संस्था में मदद भी करी थी उनकी। उसके बाद 2014 में उनका पहली बार मेरे पास में फ़ोन आया था, और उन्होंने मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी ने सीआर चौधरी साहब को टिकट दी थी और शायद उनकी नाराज़गी रही होगी पार्टी से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके खुद ही ने बोला था कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ इस चुनाव में। मैंने कहा ठीक है साहब, स्वागत है आपका, आप करें। तो उसके बाद से मेरा उनके साथ ना तो कोई मिलना हुआ, ना कोई चर्चा हुई, और उसके बाद में सीधा यही मैंने इंटरव्यू देखा था। मुझे थोड़ा अटपटा भी लगा, लेकिन शायद उनके मन में भी कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। आज सुबह उनके जो बड़े भाई हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया था, और वो यही कह रहे थे कि भाई इसमें शायद कुछ कन्फ्यूजन हुआ है। तो मैं भी आपके इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहूँगी कि भाई इसमें कोई हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, और अगलों ने फ़ोन करके बोल दिया कि हमें भी कोई कन्फ्यूजन ही था, तो बात यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो मैं भी ये सोचती हूँ उन्होंने वापस से बीजेपी में
रहने का अपना शायद डिसीजन लिया है, जिसका मैं स्वागत करती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेजाजी महाराज की कृपा आप पे बनी रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे और इसी तरह से हमें तो 33 करोड़ देवी देवताओं की चाहिए। सभी प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे और इसी तरह से ज्योति बिरधा बेबाक होकर बोलती रहे। हम भी ये कामना करेंगे क्योंकि अच्छा बोलती है ज्योति जी, सहज और सरल लीडर है और जनता से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जितेश जेठमलानी, खिमसर, राजस्थान।